पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू। किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण और बाल संरक्षण से संबंधित विषयों पर रायपुर में हुई कार्यशाला। बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीएएफ का एक जवान शहीद। और चैत्र नवरात्रि के मौके पर राज्य के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भक्ति और आस्था का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू हुई। बैठक G20 के सदस्य देशों की ओर से जल संसाधन प्रबंधन की श्रेष्ठ पद्धतियों पर प्रस्तुतिकरण के साथ शुरू हुई। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें आमंत्रित देशों के 11 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 14 प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक की चर्चा भूमि क्षरण को रोकने, पर्यावरण प्रणाली को मजबूत करने, जैव विविधता को समृद्ध करने, संसाधन दक्षता को प्रोत्साहित करने, चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत और जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर G20 के प्रतिनिधियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण और बाल संरक्षण से संबंधित विषयों पर राजधानी रायपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसके शुभारंभ सत्र को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी ने संबोधित किया। इस मौके पर आमंत्रित वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का संरक्षण तथा उनके सर्वांगीण विकास में सबकी सहभागिता जरूरी है। कार्यशाला में किशोर न्याय से संबंधित लंबित प्रकरणों की संभागवार समीक्षा की गई। किशोर न्याय कमेटी के सदस्य सोनल कुमार गुप्ता ने दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए इस कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। बच्चों के लिए जो प्रकरणों पे ट्रायल चलता है, तो हम ये मानते हैं कि कोई बच्चा अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई गलत कार्य, विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उसके लिए हम और आप समाज दोषी हैं। तो इस प्रकार के प्रकरण अगर बन भी जाते हैं कानून के अंतर्गत, तो उन प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द कैसे हो, जैसे उस बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उस प्रक्रिया से कैसे जल्द से जल्द मुक्त हो। तो यह रिव्यू का मुख्य उद्देश्य था कि माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तमाम जस्टिस और न्यायपालिका के सभी मजबूत स्तंभों की उपस्थिति में कि किन कारणों से, किन चीजों के अभाव में कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पर मेंबर्स नहीं है, कहीं पर संसाधनों की कमी है, रिव्यू कर रहे थे कि बच्चों के प्रकरण तेजी से कैसे निराकरण हो। इस कार्यशाला का आयोजन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, विधिक सेवा प्राधिकरण और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स सीएएफ का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान का नाम विजय यादव था। सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा देने के लिए न्यू कैंप एटेपाल और तिमेनार कैंप से सीएएफ की 19वीं बटालियन डी कंपनी के जवान गश्त पर निकले हुए थे। इस दल में असिस्टेंट प्लेटून कमांडर विजय यादव भी शामिल थे। गश्त के दौरान सुबह करीब 8 बजे श्री यादव आईईडी की चपेट में आ गए। शहीद जवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के में बलिया जिले के राजपुर गांव के रहने वाले हैं। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को भैरमगढ़ थाने में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश। इस देश को बनाने में अनेक लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पद्म पुरस्कारों की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की ख्यातिनाम पंडवानी गायिका उषा बारले के बारे में। उषा बारले ने पंडवानी गायकी को देश विदेश में विशेष पहचान दिलवाई है, इसीलिए तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
पंडवानी अर्थात पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा। मामा सगुने कहे दुर्योधन राजा होकर के आप सोचते हो जी। छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य कला। इस कला शैली में लोक गीतों को नए आयाम देने वाली छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली गायिका उषा बारले की कला क्षमता के प्रति सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार। काला बादाम तोला काला सोना मोतिया गा महज 7 साल की उम्र से पंडवानी की कथाओं के बीच अपना बचपन जीने वाली उषा बारले लगभग 45 सालों से पंडवानी गायन में रमी है। और न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों में बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका समेत 12 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पंडवानी विधा के रंग बिखेर चुकी हैं। महाभारत की जो कहानी पात्र है, छोटे छोटे तो कहानी को हम लोग अपने सुर संगीत में पिरो के स्वर से गा रहे हैं, तो पांडव की कथा है करके उसको पंडवानी कह दिए। संघर्ष और गरीबी झेलते हुए भी उषा बारले ने कला का साथ नहीं छोड़ा। पिता उन्हें कलाकार नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए कुएं में भी फेंक दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 साल की उम्र से ही बड़े मंच पर प्रस्तुति देने लगी। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विधाओं में पारंगत उषा बारले गिरोधपुरी धाम में 6 बार स्वर्ण पदक से सम्मानित, मिनी माता सम्मान, भुइयां सम्मान, चक्रधर सम्मान, मालवा सम्मान समेत करीब 2000 से अधिक सम्मान हासिल कर चुकी हैं। मोर पिताजी कलाकारी से नाचत रही से, तो मोर पिताजी ला बहुत तकलीफ मिले कलाकारी में, तो मोर बेटी कलाकार बने करके ना मोर पिताजी के मन नहीं रही से, नहीं माने, पिताजी के बात नहीं माने। मोर पिताजी गुस्सा होकर कुआं में डाल दिस। ओकर बाद जो पाड़ा पड़ोस के मन देखी तो फिर कुआं से निकालिस। निकाले के बाद फिर मोर पिताजी ला 2-4 शब्दों मन गाली दिस, डांटिस, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे भाई। छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवर जातियों की गायन परंपरा है पंडवानी, जिसे कभी भी कहीं भी आयोजित कर सकते हैं। कभी कभी कई रातों तक पंडवानी लगातार चलती रहती है। पंडवानी गायक तंबूरे को हाथ में लेकर कहानी प्रस्तुत करते हैं। तंबूरा कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का धनुष बन जाता है और रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा को आगे बढ़ाया जाता है। अब शिष्य को अब पद्मश्री मिला तो गुरु को कैसा लगता है, खुशी आती है। कम से कम उसको पद्मश्री के उपाधि मिली गई और वो भी आगे बढ़े। मेरे पास में पंडवानी सीखने आती थी, वो बेचारी गरीबी थी, वो केला बेचते थे और मेरे पास में मेरे ऑफिस में सीखने आती थी, तो उसको दिल से सिखाती रही। आज वो सीख के पद्मश्री हो गई। इस लोक कला के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स, पल्स पोलियो जैसे मुद्दों के प्रति जन जागरूकता भी फैला रही हैं उषा बारले। पंडवानी लोक कला के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लोक गायिका उषा बारले को पद्मश्री की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में आयोजित जल सम्मेलन में कहा कि अपने जल क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की कई महत्वाकांक्षाएं हैं और देश की सबसे लंबी नदी पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे मिशन आशा की एक किरण और प्रेरक है। मार्च में 22 से 24 तारीख के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का सह आयोजक तजाकिस्तान और नीदरलैंड था। अंतर्राष्ट्रीय जल मामलों में नीदरलैंड के विशेष दूत हैंक ओविंग ने कहा कि गंगा नदी प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उन्होंने नमामि गंगे, गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकीय संरक्षण और पुनरुद्धार की दिशा में एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। ओविंग ने कहा कि गंगा नदी हमें ये सिखाती है कि हमारे समाज के संदर्भ में पानी कितना संवेदनशील हो सकता है और अगर हम उस नदी को उस संसाधन में निवेश करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को हम जल दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा के लिए मिशन नमामि गंगे एक प्रेरक कहानी है, वो भी ऐसे समय में जब विश्व जल संकट की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये विश्व को रास्ता दिखाने में मददगार साबित हो सकती है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा मिशन जिस तरह से पानी से जुड़ा है, ये एक आशा की किरण है। सम्मेलन को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी मिशन में किया था। चैत्र नवरात्रि के छठवें दिन आज देवी के 9 रूपों में से देवी कात्यायनी की आराधना की जा रही है। राज्य भर के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में इस मौके पर भक्ति और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। शक्ति जिले के चंद्रपुर स्थित चंद्रहासिनी मंदिर में भी दूर दूर से श्रद्धालु माता चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महानदी के किनारे पहाड़ों के ऊपर स्थित इस शक्तिपीठ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। मंदिर के पुजारी आनंद मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर यहां छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और बिहार के भक्त भी माता चंद्रहासिनी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध मंदिर है जो शक्तिपीठ में मानी जाती है। यहाँ सती का अधोदंत दक्षिण कपोल गिरा था जो बाराही रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ भक्तों की तांता लगी रहती है जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। छत्तीसगढ़ के आसपास जितने एरिया हैं, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उड़ीसा से लोग आते रहते हैं। और नवरात्रि यहाँ चारों नवरात्रि मनाई जाती है, दुगुप्त नवरात्रि और एक वासंतिक और शारदीय नवरात्रि। अभी वासंतिक नवरात्र चल रही है। वहीं भक्तों ने बताया कि वे अपनी मनोकामना लेकर माता के दर्शनों के लिए आए हैं। सारंगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर चंद्रपुर के नाम से जाने जाते हैं, जहां चंद्रहासिनी माँ की मंदिर है और वहां उनका बहुत सारा सत्य बोले जाते हैं और दूर दूर से भक्त लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। माता के प्रति मेरा बहुत विश्वास है और मैं जो भी मांगती हूँ माता मुझे दी हैं और आगे भी बस उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरे बच्चों पे बनी रहे, मेरे पूरे परिवार पे, पूरे छत्तीसगढ़ पे, पूरे इंडिया पे उनकी कृपा बनी रहे। इसी तरह राजनांदगांव जिले के भी देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि की धूम है। यहाँ के मंदिरों में चैत्र नवरात्रि के दौरान पंचमी के दिन कल माता का विशेष श्रृंगार किया गया। शहर के मां शीतला देवी और मां पाताल भैरवी मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मां शीतला मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारी राज दुबे ने बताया कि इस वर्ष मंदिर में देश के अलावा विदेशों में बसे भक्तों द्वारा 1300 से अधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाए गए हैं। का है, ग्वालियर का है, बहुत से लखनऊ का है। ऐसे भक्त जो है जो यहाँ से निकलकर वहाँ जाकर बसे हुए हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी शीतला माता जी विराजमान है। आपको बता दें कि 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। इस दिन प्रदेश भर में अनेक धार्मिक आयोजन भी होंगे। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेमेतरा जिले के साजा मुख्यालय में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में 20 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। समारोह में मौजूद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ये योजना गरीब परिवारों के लिए एक सौगात है। इसके माध्यम से गरीब परिवार की बेटी का विवाह सरकार करवाती है। शक्ति जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र स्थित खमरिया गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चांपा के एक अस्पताल में चल रहा है। ये मजदूर मिक्सर मशीन को हटा रहे थे, तभी मशीन का ऊपरी हिस्सा सड़क के ऊपर से गुजर रहे तार से छू गया और ये हादसा हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड में आयोजित कंवर महोत्सव और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 105 करोड़ 71 हजार रुपए की लागत के 19 विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने पंचायत कैफे का शुभारंभ भी किया। पंचायत कैफे में मिलेट मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पंचायत कैफे में कोदो, कुटकी और रागी से बने हुए व्यंजन उपलब्ध कराए गए हैं। सूरजपुर जिले के ओड़गी इलाके में बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कालामांजन गांव में आज सुबह कुछ ग्रामीण जंगल में जलाऊ लकड़ी लेने गए हुए थे, तभी बाघ ने इन पर हमला कर दिया। एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि हमले के दौरान ग्रामीणों ने अपने बचाव में बाघ पर टंगिए से वार भी किया, जिससे बाघ भी घायल हो गया है। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना कर रहा है।
और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।